साथियों, जो लेक्चर भर्ती है, व्याख्याता भर्ती की जो बात हम अभी जो हम इकट्ठा हुए है ना, तो निश्चित रूप से जब आप इस पद में जब आप आगे आ चुके हैं, तो मान के चलिए कि आपको कहीं न कहीं आप इसकी ओर जा रहे हैं और एक निश्चित डायरेक्शन में आप पहुँच रहे हैं। पहुँचने के बाद एक पोस्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर बैठे लास्ट ईयर भी जब 2019 में हुआ था, तो उसमें भी हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। काफ़ी अच्छा लगता है। बस ये है कि आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट यहाँ बताया जाएगा उसको अच्छे से आप करो, है ना। बचपन में आपने देखा होगा, मैथ्स जब शुरू करते थे, गिनती 1 2 3 4 से शुरू करते थे, फिर जोड़ना, घटाना, गुणा करना, वो सब आपके दिमाग में सेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब आगे जो है, जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, वो कॉन्सेप्ट यदि आपके पास दिमाग में रहेगा, जैसे वो जस्ट लाइक 1 2 3 प्लस माइनस, तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और चूँकि जो क्वेश्चन तो बन जाएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन क्या होता है, जो टाइम का जो ड्यूरेशन रहता है ना, मतलब एक क्वेश्चन को अगर 10 मिनट में बनाते हो, तो फिर आप अपने पीछे 5 7 क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक, मतलब कुछ बड़े से बड़े क्वेश्चन हों तो उसमें से 1 मिनट 2 मिनट में बन जाए, ऐसा कुछ व्यवस्था हो, ठीक है। तो ऐसा अगर आप उस पैटर्न, हम लोग 11 12 पढ़े हैं, ठीक है, एमएससी हमने किया है, बट 11 12 और एमएससी बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, ठीक है। एमएससी मैं भी किया हूँ, 7वीं कक्षा में गणित में 100 में 2 या 4 नंबर पाया था, 100 में 2 नंबर या 4 नंबर पाया था, एकदम सही बोल रहा हूँ, झूठी बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, जाएगा नहीं। मैं 100 में 4 या 2 नंबर ऐसी कुछ था, मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये है कि 1 डिजिट में था, ठीक है, 7वीं कक्षा में। फिर लोगों का दुत्कार, मार, घर वालों का प्रताड़ना, ये सब के तंग आकर के हाँ यार कुछ गणित में करना है, तो हमने गणित में कुछ किया, एक एक जुनून हुआ गणित की तरफ, एक आकर्षण हुआ, और उसके बाद उसी में हमने आगे बढ़ा। 12वीं में हमने 82% लाया, उस मैथमेटिक्स में 96 मार्क्स। उसके बाद आगे हमने बीएससी किया, फिर एमएससी किया, एमएससी में 75%। तो हमने क्या किया, उसको उसको हथियार बनाया, और आगे चल के जो है हमने उसमें एमएससी की, और आज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, क्या कि आप सोचिए, उस समय अगर मैं, मेरे पेरेंट्स ध्यान नहीं देते तो वो सब चीज़ें नहीं होता है। मेरे बताने का उद्देश्य कितना है कि आप केवल एक जज्बा जगाइए, है ना, एक अच्छा एक माहौल तैयार करिए अपने लिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो क्वेश्चन ही दिखे सीधा और उसका आंसर दिखे, ऐसा कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो 5 पोर्शन में बांटा गया है इस पूरे आपके व्याख्याता भर्ती को। पहला जो पोर्शन है वो त्रिकोणमिति का है, जिसमें 20 क्वेश्चन आए, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन है वो अवकलन और समाकलन है, ठीक है। अवकलन समाकलन आपने 12th में खूब पढ़ा होगा, खूब बनाया होगा, मैं मानता हूँ अभी आपके दिमाग से पूरा मिट गया होगा, ठीक है ना, होता है। हम भी अगर 1 साल ना पढ़ाएं तो हमारे दिमाग से मिट जाए, है ना। तो अवकलन समाकलन से 20 मार्क्स के नंबर, मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन हो गए। फलन, सीमा और सांतत्य, फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इससे 20 नंबर की क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो ये 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिर और 20 नंबर जो है आपके क्या 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 था सिलेबस में, वो आप देख लीजिएगा। अभी शुरू में तीन पे ही बात करते हैं, बाकी तो और भी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सीरीज वाले हैं, समांतर श्रेणी वाले हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये सोचिए कि 51 टॉपिक है, कितने टॉपिक है, 51 टॉपिक है, और उस 51 टॉपिक में हमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो हम शुरू में क्या करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे। जैसे मैं त्रिकोणमिति मान लो पढ़ा रहा हूँ, तो त्रिकोणमिति की पूरी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तो ये क्या क्या होता है, क्या फार्मूले हैं। अब बिना फार्मूले के आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते मैथमेटिक्स में, आप जानते हो, मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस नो मैथमेटिक्स। और यदि आपको मैथ्स अच्छे से बनना है तो उसके लिए आपके पास जो हथियार है ना, वो है क्या, फार्मूले। तो बिना फार्मूले के एक स्टेप आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो फार्मूला आपके दिमाग में घर तक जाना चाहिए, फार्मूला ऐसा याद रहे ताकि नींद में भी कोई उठा के पूछे तो फट से उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है निश्चित रूप से तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी, उसको आप घर में रिवाइज करना, फार्मूला याद करना। मतलब शुरू के 5 7 मिनट जब हम क्लास लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम सीधा फार्मूला ही पूछेंगे आप सबसे, तो पूछेंगे उससे क्या होगा, आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा, तुम्हारे पूछेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं तो आया पढ़ाया चला गया, ऐसे में कुछ नहीं होगा,
मैं 5 से 7 मिनट आपसे जो फार्मूले हैं उस पर डिस्कशन करूँगा, आप सबसे पूछूंगा इसी से उठा करके, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए मैं ज़्यादा 3-5 नहीं करता हूँ, आप सब लोग बहुत बुद्धिजीवी लोगों से हैं, इतना वैसे ही मैथमेटिक्स वाले लोग एकदम दिमाग के धनी रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सीधा सीधा टॉपिक पे। मैं टॉपिक नंबर 1 त्रिकोणमिति शुरू करूँगा, टॉपिक नंबर 2 उसके बाद फिर हम अवकलन समाकलन की बात करेंगे, और थर्ड में हम फलन सीमा और सांतत्य की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको हम बात करेंगे। तो हर एक पोर्शन में 20-20 या 15-15 ऐसा कुछ टॉपिक है। आप लोग सिलेबस एक बार जरूर पढ़िएगा, सिलेबस एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि जो पढ़ने जा रहे हैं तो हम अब बाकी चीज़ों को आप भूल जाना, बाकी क्या है आप भूल जाइए। अब सीधा सीधा आप क्या है, 51 टॉपिक में एक टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, कौन सा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से ये देखिए कि 20 क्वेश्चन आने हैं, उस 20 क्वेश्चन में 20 के 20 बनने चाहिए। ठीक है, आपके व्याख्याता भर्ती में अगर आप 25-30 नंबर 32 नंबर ले ला सकते हैं अगर कैटेगरी में है तो, और उसमें 50 से 52 नंबर ला सकते हैं अगर जनरल में है तो व्याख्याता भर्ती में आपका सिलेक्शन लास्ट में हुआ। ठीक है, हाँ हुआ है, 12 नंबर का हुआ है, तो -5 भी हुआ है बोले। ठीक है, तो होता है जनरल का 50+ है। हाँ भाई, लगभग 40 और 50 के नियर अबाउट कितना पोस्ट है? 524। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन बारे में बात करते हैं बाद में। ठीक है, अभी आप फोकस करिए पढ़ाई पर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है मतलब दूर देखेंगे दिक्कत है ना, हम लोग क्या होते हैं प्रेशराइज रहते हैं, पीछे जो बीत चुका है और वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ अपनी मुट्ठी पर रखे रहते या खोपड़ी में, है ना। उससे होगा क्या, उससे नुकसान हमारा ही होना है, दूसरे का नहीं होना। हम आगे का सोच रहे हैं, पीछे का सोच रहे हैं और अभी का सोच रहे हैं, तीनों के तीनों एक साथ लेके बैठे हैं। अभी आप इस क्लास में हो तो केवल यही के बारे में सोचें, दिमाग आपका यही होना चाहिए, और जो बात हम बात कर रहे हैं टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो चलिए ऑन एयर है ये, है ना, तो इसको फिर एयर में ले जाते हैं। तो मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। उन 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन ही आप अच्छे से अगर मेरे गाइडेंस में अगर आप पढ़ते हैं तो बड़ी आसानी से आप इन सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, मेन होता है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का जो ख्याल रखना, क्योंकि 11-12 में बहुत लंबे लंबे सवाल उन्होंने किए। ठीक है, लेकिन इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है शॉर्टकट से बनता है। कुछ रेयर क्वेश्चन होते हैं, एकदम रेयर रहते हैं जिसको लॉन्ग करके बनाना होता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है शॉर्टकट ट्रिक से बनाना। ठीक है, तो चलिए मैं आज पूरा कॉन्सेप्ट लूंगा, फिर क्वेश्चन कल से हम अच्छे से देखेंगे। ठीक, आज मैं पूरे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ा था लास्ट ईयर अवकलन लगभग आधा खत्म हो। ठीक है, ओके, ये लोग पुराने स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ा चुके हैं। तो त्रिकोणमिति हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे पहली बात, तो त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति समझने के पहले हमको समझना होगा बेटा कोण। इसको समझना होगा कोण, है ना भाई, थीटा कोण, उसको हमको समझना होगा। कोण है क्या, ये बताएगा किसे कहते हैं कोण? एनीवन? झुकाव, बताओ भाई कोण किसे कहते हैं? झुकाव को, दो रेखाओं के बीच की झुकाव, दो रेखाओं के बीच की झुकाव। ठीक है, लेकिन ठीक है, वो एक डेफिनेशन समझ में आ रहा है आपको। इस परिप्रेक्ष्य में कोण की परिभाषा अगर देखनी हो तो क्या होगा? कोण क्या है? स्थिर अक्ष के सापेक्ष गतिशील अक्ष के जो झुकाव है उसे हम कोण कहते हैं। ये देखो भाई, ये जो एक्सिस है वो क्या है? फिक्स्ड है। ये क्या है? फिक्स्ड है। और ये जो है ना, ये जो हिस्सा है, ये जो है ऐसे मूवमेंट करेगा, ये ऐसे कभी यहीं आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, और हो सकता है इसमें ओवरलैप हो जाए। ऐसा ये जो है मूवेबल एक्सिस कहना चाहिए, है ना, गतिशील अक्ष। गतिशील अक्ष मतलब क्या हुआ कि ये जो है मूव कर सकता है, कहीं कहीं मूव कर सकता है, और ये फिक्स्ड है। तो क्या हुआ, किसी फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, है ना, ये जो स्थिर अक्ष हम कहेंगे, फिक्स्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में यदि कोई मूवेबल एक्सिस मतलब ऐसा अक्ष जो मूव करता हो, जो घूमता हो,
उसके जो झुकाव है, इसी झुकाव को हम क्या कहते हैं जी, इसी झुकाव को हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। लिखिए कोण की परिभाषा नोट कर लीजिए। कोण किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष, किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष गतिशील अक्ष के झुकाव को, गतिशील अक्ष के झुकाव को हम कोण कहते हैं। ठीक है, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ऐसा इस प्रकार से इसका मूवमेंट होगा। तो ये देखिए कि एक सर्कल यहाँ पे तैयार हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है? एक सर्कल तैयार हो सकता है। ये पॉइंट जो है कहीं मूव करेगा, मूव करते करते, तो ये जो एंगल है, क्या ये थीटा हमने इसे कहा, कोण कहा। तो कोण की जो परिभाषा के साथ साथ इसका अगर हम फार्मूला जनरेट करें तो कोण क्या होगा? कोण जो होगा यहाँ पर, कोण जो एंगल होगा वो क्या होगा? चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है भाई, तो यहाँ पर चाप क्या होगा बेटा? इसको हम कहते हैं सी, है, मान लेते हैं ये चाप है। ठीक है, ये इसको हमने सी कहा, और रेडियस इसके जो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा इसको हम आर कहते हैं, तो सी अपॉन आर। तो जो एंगल होगा वो क्या होगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एक फार्मूला यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, कोण का मान क्या है? चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या होता है कि अब देखो ये जो गतिशील जो अक्ष है वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है मतलब यहाँ पे एक पथ छोड़ता हुआ जा रहा है, एक निशान छोड़ता हुआ जा रहा है, जैसे फिर ऐसे फिर ऐसे। एक पूरा राउंड मारेगा तो क्या होगा? एक सर्कल होगा। तो आप देखो ध्यान से, पूरे जो है ना, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये क्या है? इस एक्सिस के द्वारा तय की गई दूरी है ना। वो एक्सिस क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो एक पथ छोड़ते जा रहा है। तो ये हिस्सा चाप है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे आया तो ये पूरा चाप है, ये पॉइंट यहाँ पे आया तो ये पूरा ऐसा चाप है। रेडियस क्या हुआ? सेंटर से इसके परिधि पर जो एंगल होगा, परिधि पर सॉरी एंगल, सेंटर से इस परिधि को टच करने वाली जो जितनी दूरी होगी वह क्या होगी? इस वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो कोण क्या होगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या है ना, एंगल जो है वो एक सूत्र के रूप में आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, खासकर घड़ी वाला आप देखेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना भाई। घड़ी यदि 12:04 में है तो कितने समय में कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बना रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए। केवल एक इस कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट याद रखेंगे वो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया कोण के बारे में जानकारी। कोण किसे कहते हैं, कोण क्या है, और कोण को अगर फार्मूले के रूप में देखा जाए तो चाप बटे त्रिज्या हम इसमें लिखते हैं। ओके, अभी कोण के बारे में हो गया। अब बार बार हम यहाँ देखेंगे sin x, cos x, tan x, cosec x, बस इसी से हम खेलेंगे अभी इसमें, इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो sin x, cos x, tan x, इसके बारे में आपको सबसे पहले क्योंकि जो डोमेन और रेंज है कहाँ कहाँ जाता है ये हमको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात ये हो गई कि डोमेन और रेंज तो आपको मालूम है, ठीक है, लेकिन ये है क्या? डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है? आप में से कोई बता पाएगा? ये पहला समझ में आ गया? ठीक, क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज? जल्दी बताओ फास्ट। चलिए, ओके, डोमेन और रेंज को समझने से पहले हमको किसको समझना होगा? फंक्शन को समझना होगा। किसको समझना होगा? फंक्शन। फलन किसे कहते हैं? ठीक है भाई, हालांकि फलन का पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बाद में, लेकिन अभी इसके लिए क्या होगा? फलन की परिभाषा कम से कम दिमाग में हो कि फलन नाम का कोई चीज आए तो कैसे फल हम खाते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो फलन क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं, ये हमको समझने के पहले उसके डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। मैं अच्छे से बताया था, मेरे ख्याल से याद है, आप तीनों को याद हो तो बाकी तो नहीं याद है। मैं बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घर कर दिया था कि क्या, कि फंक्शन क्या है और फंक्शन का कैसा हम वेटेज डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो फलन क्या है? फलन ये है एक सर y दो अरिक्त समुच्चय, ठीक है, या a और b दो अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट है ना, तब a के प्रत्येक अवयव के लिए हमें b में क्या मिले? अद्वितीय अवयव प्राप्त हो। तो उस प्रकार के जो नियम के तहत वह प्राप्त होता है उसी नियम को हम क्या कहेंगे? फलन। ठीक है भाई, अब बोलो सर कुछ समझ नहीं आया, इधर देखिए, ये है a, ये है b, ठीक है, ये a हुआ, ये b हुआ,
इसके बीच में एक रूल साइन है एफ के साथ। तो मैंने क्या कहा, अब डेफिनेशन थोड़ा समझिए, मैं लिखवाऊंगा आपको। डेफिनेशन क्या है कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब होता है जो खाली ना हो, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें होने चाहिए, ठीक है, अरिक्त समुच्चय है। तब एक नियम एफ, इस एफ को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे जल्दी बोलो, कब कहेंगे, जब इसके प्रत्येक अवयव के लिए हमको एक अद्वितीय अवयव यहाँ पे मिलता हो। प्रत्येक अवयव के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर एक अद्वितीय अवयव प्राप्त, मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट ले उसका एक अकॉर्डिंग वहां पर दूसरे वाले घर में एक एलिमेंट मिलना चाहिए। तब इस नियम एफ को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। और ऐसे लिखते कैसे इसको, एक इस प्रकार से परिभाषित है, कहां से, ए से बी में। एक इस प्रकार से है कि वो ए से बी में क्या है, परिभाषित है। और जनरली हम इसको y = fx लिखते हैं, वेयर x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, ये मैं समझता हूँ अभी 10% समझ में आया, 90% आपको समझ में नहीं आया, मैं मान रहा हूँ, ठीक। फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, पहले डेफिनेशन नोट कर लीजिए। माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, इसमें इंग्लिश मीडियम ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम से कोई है क्या, हिंदी में रुके। माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब एक नियम एफ को, तब एक नियम एफ को फलन कहेंगे, यदि ए के प्रत्येक अवयव के लिए बी में हमें अद्वितीय अवयव प्राप्त हो, बी में हमें अद्वितीय अवयव प्राप्त हो। इसे y = fx के रूप में लिखते हैं, इसे y = fx के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम बना लीजिए थोड़ा सा, ए और बी एक नियम ए है ना, ये एक शब्द है, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप डेफिनेशन आप लिख लिए हो तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अद्वितीय, यूनिक का मतलब इसके लिए कम से कम एक एलिमेंट यहाँ दिखने चाहिए, कम से कम एक, हाँ यूनिक। इससे ज्यादा भी हो सकता है क्या, इससे ज्यादा भी हो सकता है, नहीं ज्यादा नहीं हो सकता, कम से कम मतलब यूनिक। अद्वितीय का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा उसका एक एलिमेंट यहाँ दिखना चाहिए, हाँ ठीक है। अभी एग्जांपल आते हैं, तुरंत इसको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आप लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा। अभी मैं केवल डेफिनेशन दिखाना सीखूंगा, ठीक है, ओके। ये आप चीजें नोट कर लिए। अब थोड़ा समझिएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा की तरह। फंक्शन की परिभाषा को समझने के लिए आप थोड़ा सा एक एग्जांपल बजाइए। आप जो है एक गेहूं का थैला लेके जाते हैं, कहाँ पर, आटा चक्की में। आटा चक्की में जब आप जाते हैं, गेहूं का थैला, चक्की वाला क्या करता है, एक मशीन होता है उसमें वो डालता है, डाल करके वो क्या करता है, आउटपुट आपको आटा दे देता है। गेहूं लेके गए हो आप और रिटर्न में आपको क्या मिला, आटा। तो इस गेहूं और आटा के बीच में जो कुछ खेल हुआ है, मशीन जो खेल किया है, उसी खेल को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। जो थैला लेके आप गए हो, जो गेहूं के जो थैले आप लेके गए हो, थैला लेके गए हो, वो जो थैला है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे 1 किलो लो, 10 किलो लो, 100 किलो लो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। बट उसका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग होगा। भाई 10 किलो गए हैं तो 10 किलो के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा, 50 किलो तो 50 किलो के हिसाब से आउटपुट मिलेगा। मतलब पहले वाले डिब्बे में हम जो चाहे रख सकते हैं, पहले वाले डिब्बे में हम जो चाहे जितना चाहे रख सकते हैं। मतलब मैं डोमेन और रेंज की तरफ आ रहा हूँ आगे। अब ये डोमेन क्या है, रेंज क्या है। जो थैला लेके आप जा रहे हो वो डोमेन है, क्या है, डोमेन। जो गेहूं का थैला है वो डोमेन है। मतलब ए में जो भी एलिमेंट आप रखेंगे वो क्या होगा, ए में जो भी एलिमेंट आप डालोगे वो पूरा का पूरा क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो डोमेन होगा। अब उसके अकॉर्डिंग आपको जो आटा मिलेगा गेहूं के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो रिजल्ट मिलेगा
उस रिजल्ट के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे भाई, रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे जल्दी बोलो, इसको हम क्या कहेंगे, रेंज बोलेंगे। तो डोमेन और रेंज क्या है मैं समझता हूँ अब इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या है। कि डोमेन हम अपने हिसाब से जो चाहे रख सकते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग ना, ठीक है। मतलब अभी इस एग्जांपल में जो डोमेन हुआ, वो जो गेहूं का जो थैला लेके गए थे वो क्या होगा, पूरा का पूरा उसका कलेक्शन डोमेन होगा। उसके अकॉर्डिंग जो आटा मिला वो पूरा का पूरा कलेक्शन क्या होगा, रेंज होगा। अब फंक्शन की बात करते हैं, फलन में आते हैं। तो फलन में डोमेन क्या हुआ, फलन में डोमेन है ए के प्रत्येक एलिमेंट, ए के ए में एलिमेंट की जो कलेक्शन है, ए में जो एलिमेंट आप ले सकते हैं उन सब के कलेक्शन, उन सब के समुच्चय को, उन सब के सेट को हम क्या कहेंगे भाई, डोमेन। उसके अकॉर्डिंग बी में जो एलिमेंट मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अभी आपको ये डोमेन और रेंज थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अब आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इधर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यदि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लूँ, ये फंक्शन f को मैंने x कहा और ये a है और b है। यहाँ पे यदि मैं 1 लेता हूँ तो 1 को जब इससे मैं पास आउट करता हूँ तो 1 रिजल्ट में मुझे 1 ही मिलेगा। समझ बात को। यहाँ 2 के लिए हम बात करते हैं तो रिजल्ट में हमको 2 मिलेगा। 4 की बात करते हैं तो यहाँ रिजल्ट में 4 मिलेगा। 100 की बात करते हैं तो रिजल्ट में हमको 100 मिलेगा। -1 की बात करते हैं रिजल्ट में -1 मिलेगा। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस मशीन में मशीन का फंक्शन चेंज हो गया है। अब तो ना गेहूं में कुछ दरदरा किसवाना है, देहरोरी बनाना है ना भाई, तो कुछ ऐसा कटता होगा वो, ठीक है, पेचकस से नट बोल्ट का ढीला करता होगा, तो हिसाब से रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है। वो जो आपसे चाहो, बस ये नट बोल्ट ढीला करने का ये मशीन है, ये फंक्शन जो है। यहाँ पे कुछ भी खेल होता है, यहाँ जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा इस वाले डब्बे में। यहाँ तो आप कुछ भी रख सकते हो। अब प्रश्न एक और उठेगा कि सर यहाँ पे कुछ रख सकते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वाले पोर्शन में पूरा का पूरा हम रियल नंबर उड़ेल सकते हैं। क्या उड़ेल सकते हैं? वास्तविक संख्या। अब बोलोगे सर वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या कुछ नहीं है, आपकी जुबान से जो नंबर निकलेगा वो वास्तविक संख्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके, इसको आयोटा वाले काम को छोड़ करके, ठीक है। आपके जुबान से जो नंबर निकल जाए, 5/2 सॉरी 5/7, 10/15, 20/25, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, निगेटिव, पॉजिटिव, 0, जो आपके जुबान से निकले वो सारे के सारे इस वाले डब्बे में रख सकते हो आप, बजाय डब्बे में। ऐसा तो हम कलेक्शन बनाएंगे तो बहुत हो जाएगा, उसको एक नाम दे देंगे। तो क्या? रियल नंबर। क्या नाम देंगे भाई? आर बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? जब भी आर बोला जाए इसका मतलब समझ जाइए वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या आपके जुबान से जो नंबर मिलेगा, जो निकलेगा, वो सब के सब वास्तविक संख्या है, केवल सम्मिश्र संख्या को छोड़, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहें तो आपने जब नंबर सिस्टम पढ़ा होगा क्लास 6 में, नेचुरल नंबर, काउंटेबल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। होल नंबर पूर्ण संख्या 0 1 2 3 एंड सो ऑन, पूर्णांक संख्या 0 प्लस 0 माइनस, मतलब -1 -2 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। p by q फॉर्म, दैट मींस रेशनल नंबर है ना, वो क्या होना चाहिए? p by q के फॉर्म होना चाहिए, है ना। pq बिलोंगिंग टू i, जो pq है वो पूर्णांक संख्या का होना चाहिए एलिमेंट, और जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर का मान अगर 0 के बराबर है तो फंक्शन क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है, नंबर जो है अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या, जो परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब क्या हुआ? अशांत प्रकृति के, पागल टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है। पगला टाइप का नंबर कौन सा है? √2, 1.414 414 414 414 414, बुढ़ा जाओगे बोलते बोलते, वो क्या हो जा रहा है? उसको आप हल नहीं कर पाओगे। मतलब कहीं पे भी वो क्या हो रहा है? अशांत टाइप का प्रकृति के। तो अशांत वाले कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अब मैं जो जो नंबर अभी बोला हूँ उन सब को जो कुएं में डाल दो, उस कुएं का लेवल चिपका दो, वो कुआं क्या है? वो वास्तविक संख्या का कुआं है, वहां जो निकालोगे वो सब क्या होगा? वास्तविक संख्या। तो इसमें जो फंक्शन है, इसमें हम पहले वाले डब्बे में पूरा का पूरा रियल नंबर उड़ेल सकते हैं। मतलब एक शब्द में और बताऊं कि यह क्या होगा? इसका जो डोमेन होगा, रियल डोमेन क्या होगा? रियल मैक्सिमम टाइम। कुछ कुछ होगा खेल में बताऊंगा अभी आपको। और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग इस फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है? देखो ध्यान से, y = x। फंक्शन क्या है यहाँ पर? y = x। इसका अगर डोमेन और रेंज निकालने की बात होगी तो इस x के बारे में आप ध्यान से देखिए
कि यहाँ पर x की एलिमेंट तो कुछ भी रख सकते हो, मतलब रियल नंबर रख सकते हो, कुछ भी रखते जा रहे हो, मतलब रखते जा रहे हो, यहाँ पे जो भी एलिमेंट मिलेगा वो भी तो r मिलेगा जी। क्या मिलेगा? r मिलेगा। तो यहाँ पे इसका डोमेन भी r और रेंज भी r। इस फंक्शन में जो डोमेन क्या है r है, रेंज क्या है r। तो देवी जी आप समझिए अद्वितीय का मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस एक के लिए यहाँ पे एक अद्वितीय एक एलिमेंट मिल रहा है, इस एक के लिए दो नहीं मिलना चाहिए, इस एक के लिए यहाँ पे दो नहीं मिलना चाहिए, इस एक के लिए यहाँ पे दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। हाँ इधर ना एक के लिए एक ही मिलना चाहिए। ऐसा हो सकता है भाई कि दो के लिए भी यहाँ एक हो, ठीक है। वो और 1 1 और 2 वो सब कहानी हम बाद में बताएंगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे। अभी मुझे इस पे जाना है क्योंकि मैं जब तक डोमेन रेंज नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपका त्रिकोणमिति के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मुझे उसमें समय देना पड़ रहा है। और याद रखिएगा मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना एकदम दिमाग निगल करना और अच्छे से पढ़ना उसको, ठीक है। मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपके दिमाग से पूरे 11 पे मिट गए हैं, ठीक है। मैं एकदम जीरो शुरू कर रहा हूँ और मिट गए हैं यार, मैं झूठा बोल मैं तसली देता करा बोलो पूछ रहा हूँ, ठीक है। मिट ही गया है, स्वाभाविक है यार, कितना कब तक झेलोगे आप 11वीं 12वीं, हम झेल रहे हैं पिछले 19 साल से क्योंकि हमारा आजीविका का साधन है, ठीक है। हाँ आप लोग ही बनने वाले हो, तो हम झेल रहे हैं। अभी भी हम हमारी उम्र 38 साल, लेकिन हम बच्चे जैसे, क्योंकि हम बच्चे के साथ रहते हैं समझ में आ रहा है, मतलब बच्चों को पढ़ा करके हमारा जो लेवल है वो बाहर की दुनिया के एकदम हट गया है। सुबह हुई शाम हुई जिंदगी हुई तबाह, सुबह से शाम क्लास लो, बीच में स्कूल जाओ, आओ खाना खाओ सो जाओ, ठीक है। बाहर की दुनिया से हम बिल्कुल बेखबर रहते, जो गुरु जी रहते याद रखो, ठीक है। गुरु जी मतलब उनका पूरा जीवन बच्चों, परिवार और स्टूडेंट ये सब नहीं चला जाए। खैर तो बात की बात है, हम मुद्दे पे आते हैं। मैंने अभी प्यारे मित्रों आपको डोमेन और रेंज बताया। डोमेन क्या है? पहला वाला डिब्बा कुछ भी ले सकते हो, वास्तविक संख्या। रेंज क्या है? उसके अकॉर्डिंग हमको मिलते जाएगा जो उसका कलेक्शन है। इस कलेक्शन का क्वालिटी देखना है आपको, इस कलेक्शन का क्या देखना है आपको? क्वालिटी। ये तो मैंने एकदम इजी क्वेश्चन लिया। चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो, यदि यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए, ये हो जाए एक्स स्क्वायर, क्या हो जाए? एक्स स्क्वायर। 1 लेते हैं तो 1 मिलता है, -1 लेते हैं तो भी क्या मिल रहा है? ठीक है। देखो अब आगे अद्वितीय वाला, इधर के सारे एलिमेंट के लिए वहां पे रिजल्ट एक ही मिलना चाहिए, दो नहीं मिलना चाहिए भाई। क्या मिलना चाहिए? एक। इधर के लिए ना, इधर उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक के लिए 1 मिला, इस -1 के लिए 1 मिला, 2 के लिए 4 मिला, -2 के लिए क्या मिला? फिर से 1 मिला, ठीक। पहले वाले डिब्बे में डोमेन क्या होगा मैं समझता हूँ, आप सब में सब आंसर देंगे। चलो बोलो क्या होगा? पहले वाले डिब्बे में डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन में डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। रिजल्ट आपके सामने है, रियल नंबर क्यों होगा ये आप समझ में आ सकता है, कितने और भी हो सकते हैं। लेकिन अब डोमेन की तरफ आगे बढ़ोगे, रेंज की तरफ आगे बढ़ोगे तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाना पड़ेगा। इस डब्बे में आप देखो छन छन की चीजें आ रही है, मतलब इसकी क्वालिटी को ढूंढना पड़ेगा बेटा आपको। इस डब्बे की क्वालिटी क्या है ये देखो भाई। मैं बेटा मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा आदत है, तकिया का नाम होता है सबका, ठीक है, तो बुरा मत मानना, है ना, क्योंकि वो हमारे जवान में है बेटा, तकिया का नाम है, तो पता ना कि हर किसी का तकिया का नाम होता है, सब्जेक्ट नहीं ऐसा वाला है ना तो सबका कुछ ना कुछ तकिया का नाम होता है। मेरा बेटा तकिया का नाम है, इसलिए उसको आप लोग अन्यथा मत देना, क्योंकि है ना, और स्वाभाविक है, मैं 38 साल का हूँ, आप लोग होंगे 30 25 35 साल के होंगे 35 आप लोग हो ही सकते हैं, 30 के नीचे ही होगे मेरे ख्याल से, ठीक है, तो बोल सकता हूँ, अधिकार है। इसको बुरा लगे थोड़ा सा नेता मत देना, वो निकलेगा ही क्योंकि आदत में। यहाँ पे देखो इस बी वाले डब्बे में एक क्वालिटी को ढूंढना पड़ेगा। रेंज के लिए हमेशा हम क्वालिटी को ढूंढते हैं, इसको ढूंढते हैं। डोमेन के लिए क्वालिटी की बात नहीं है, वो तो सीधा सीधा उड़ रहे हो, लेकिन रेंज जब निकालने की बात आती है तो उसमें हमको क्वालिटी को ऑब्जर्व करना होगा, क्वालिटी को देखना। इस वाले डब्बे में क्वालिटी क्या है देखो ध्यान से, इस वाले डब्बे में, हाँ यस, सारे के सारे एलिमेंट क्या आएंगे? यहाँ नेगेटिव का नामो निशान नहीं है, तो रेंज को लिखना पड़ेगा आपको। तो रेंज क्या होगा? r प्लस, बोलो सर r प्लस क्या है? r प्लस है धनात्मक वास्तविक संख्या का संग्रह, धनात्मक वास्तविक संख्या का संग्रह।
क्लियर हुआ? अब थोड़ा समझिएगा कि आपको अब यहाँ पे दो चीजें मैं समझाया, डोमेन क्या है समझाया, रेंज क्या है समझाया। डोमेन क्या है? डोमेन पहले वाले जो खंड है ए, जिसको अधिक समुच्चय ने कहा, उसमें हम पूरा का पूरा रियल नंबर रख सकते हैं। दूसरे वाले डब्बे में उस रियल नंबर के अकॉर्डिंग, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या खेल हो रहा है, उस खेल में जो क्या क्वालिटी आपको निकल के सामने आ रही है, उसी क्वालिटी को हम क्या कहेंगे, उसका कुछ लिख करके हम रियल नंबर आर प्लस आर माइनस कुछ लिखेंगे, वो क्या है, उसका रेंज होगा। तो डोमेन और रेंज में 100 में 50% समझा कर आ गया, 100 में 50% आ गया, 100% नहीं हुआ होगा, 50% तो आ गया होगा, ठीक है। 100% अभी भी नहीं मार रहा हूँ, क्यों? अब देखना कहानी, यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए भाई, यही क्वेश्चन ऐसा हो जाए 1/x, थोड़ा ध्यान देना, अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। 1/x मतलब फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x का डोमेन और रेंज ज्ञात कीजिए, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/x का डोमेन और रेंज ज्ञात। अब यहाँ पे खेल थोड़ा चेंज होगा, अभी हम कुछ भी रख सकते थे ना पहले वाले डब्बे में, अब यहाँ पर समझिए उस गेहूं वाले डब्बे में 1 किलो का पत्थर आ गया है, क्या आ गया है? 1 किलो का पत्थर उस गेहूं के झोले में आप लेके जा रहे हो, कहाँ? मिल में, है ना। और आप जैसे उस बंदे ने डाला तो उस मशीन में खड़खड़ की आवाज आई ना, तो क्या करेगा वो सामने वाला? ये देखेगा, खोजेगा क्या है कहानी इसमें, देखे 1 किलो पत्थर तो आए हुए, क्या करेगा? उसको उठाएगा, फेंक देगा, फिर अपना हिसाब से काम चलेगा। और जब तक वो पत्थर रहेगा तब तक कहानी में ट्विस्ट रहेगी। बस यही कहानी यहाँ पर है, ध्यान देना। 1/x फंक्शन ए, दो अधिक समुच्चय बी अधिक समुच्चय है, 1/x एक फंक्शन है। यहाँ पर मैथमेटिक्स में एक रूल पर समझिएगा कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड को जो है वो अनंत की तरफ हम जा रहे हैं, अनंत एक नाम दे दिया गया, ठीक है। तो वो क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब गणितीय भाषा में कहें तो मशीन काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अगर उसके बारे में देखो, मैं पूरा का पूरा वो गेहूं और आटे को लेकर के मैं सब बता रहा हूँ, क्यों? उससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये समझ में आएगा, ठीक है। अब हमको वो ढूंढना है कि वो 1 किलो का पत्थर कौन सा है जो हम झोले में लेके गए थे, उसमें 1 किलो का पत्थर अनजाने में हम लेके चले गए थे, और जब उसको हमने उसमें डाला तो वो जो 1 किलो का पत्थर उसने देखा, किसने देखा? मशीन वाले ने। तो उसने क्या किया? उसको निकाल के फेंका। फेंकने का उद्देश्य क्या है? वो फंक्शन, वो मशीन काम करना बंद कर देगा कब? जब वो ईंट का फिर वहां पे जाएगा तब, या पत्थर वहां पे जाएगा तब। तो मशीन रुक जाएगा तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा भैया? यहाँ मशीन कौन रोक रहा है? यहाँ मशीन रोक रहा है। ये जो है 1/x, यदि x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो ये मशीन काम करना बंद कर देगा, या गणितीय भाषा में ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये फलन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x, x की वैल्यू आप 0 रखते हो, रियल नंबर 0 आएगा, हाँ या ना? तो 0 को जैसे ही आप रखोगे तो ये मशीन बोलेगा मैं काम नहीं करूंगा। क्या बोलेगा? मैं काम नहीं करूंगा भाई, गलत कर रहे हो आप। तो क्या करना है? हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको काम तो चलाना है। तो क्या करेंगे? उस 0 को इस मशीन में रखेंगे भाई, पहले वाला डब्बे में। गेहूं के थैले में हम वो जो दिक्कत कर रहा है, जो 1 किलो का पत्थर है, उसको हटा देंगे। किसको हटा देंगे? 0 को। इस 0 को यहाँ से बैन कर देंगे। बाइकआउट चला है बहुत सारा बॉलीवुड, इसका बाइकआउट कर देते हैं 0, ठीक है। बाइकआउट 0 को हमने क्यों किया? क्योंकि ये जो 0 है वही 1 किलो का पत्थर है। क्या कि जैसे ये 0 इस मशीन में घुसा, मशीन बोला नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, काम नहीं आएगा मेरा। तो क्या करेंगे? 1 किलो का पत्थर उठा कर बाहर फेंकेगा ना, इसको बाहर फेंकोगे 0 को, तो डोमेन क्या हुआ? डोमेन हुआ, इसका जो डोमेन हुआ है r-0, r माइनस को हटा रहे हैं, किसको? 0 को। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पे मशीन को काम नहीं करे दे रहा। क्या देखो भाई, मैंने कहा ना कि पहले वाले डब्बे में आप पूरा पूरा आर ले सकते हैं। अच्छा, रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर। आर में से आर में 0 भी है, तो 0 को मैंने हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि ये मशीन काम, और रेंज इसका आर हो गया, इसका रेंज पूरा का पूरा क्या होगा? आर। अब इसमें 0 यहाँ पे ले नहीं रहे हो आप,
इस प्रकार से डोमेन और रेंज आपको मैं समझ आ गया। अब ये केवल मैं आधा घंटा आपको इसमें समझाया, क्योंकि अब मैं साइन एक्स कॉस एक्स की बात करूंगा तो उसमें जो डोमेन और रेंज आएगा, मैं सीधा और साइन कॉस और डोमेन रेंज शुरू करता तो हो सकता है आपको दिक्कत होती। तो मैं आपको लगभग वहां तक टच कर गया कि भाई डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन क्या है, ये मैं समझता हूँ। 100 में अब 100% समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ साइन थीटा की या साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है। कॉस एक्स का डोमेन और रेंज क्या है, जब ये याद होगा तो मैक्सिमा मिनिमा निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। बस 1% है। सर ये दोनों क्या बोले थे, रिपीटेशन मुझे हो रही है जो लॉ के अरे नॉन इंटरसेक्ट, लेट ए एंड बी बी नॉन इंटरसेक्ट, देन ए रूल ए साइन ए टू बी, है ना। जो ये रूल है वो ए से बी में साइन हो, तो जो एफ है ना, एफ जो रूल है उसी को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। आप हिंदी में इंग्लिश में जो नहीं सर ये नहीं। हाँ ठीक है, फिर वो आपको समझ आ जाएगा। तो सर मतलब उस रिपीटेशन मुझे बोलेंगे और बी को भी कहेंगे, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो रियल रहेगा और उसको सभी एलिमेंट को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। ए साइड वाले और बी साइड वाले को रियल क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। एकदम सही समझो आप, बधाई हो आपको। देखो भाई, यहाँ पे साइन एक्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब आ रहा है हमें चल त्रिकोणमिति में, ठीक है भाई। अभी तक सब कहानी बता रहा था मैं। साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स में त्रिकोणमिति में एक बात याद रखिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की कुछ वैल्यू ना वेरी करता है एक लिमिट पर। उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। कितनों रख लो, पहले वाले डब्बे में कितनों एंगल रख लो, इधर वाले डब्बे में साइन एक्स का मान हमेशा एक क्राइटेरिया देता है कि इतने से इतने के बीच में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात थोड़ा समझिएगा, 1 और -1 और इसके बीच के सारे एलिमेंट हमेशा आपको रेंज में मिलेंगे। बोलो सर क्यों ऐसा रेंज में मिलेंगे? क्योंकि आप एंगल कुछ भी लो, साइन 0 क्या आता है, जल्दी बोलो, 0। साइन 30 डिग्री 1/5, साइन 45 डिग्री 1/√2, ठीक है, 1 से कम होगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री √3/2 का 60 डिग्री का, है ना। √3 मतलब 1.732 बटे में आप 2 कर रहे हो, मतलब वो निश्चित से 1 से कम होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। 90 का मान कितना होगा, फिर 130 150 में जाएंगे, फिर 160, वही घूम फिर के क्या होता है। आप देखो शुरू के जो 5 नंबर है ना, वही घुमा फिरा जितने एंगल लेते जाओ उतने ही नंबर देंगे, मतलब उतने ही एलिमेंट देंगे, ठीक है। आगे वाले साइक्लोन में क्या होगा कि -1 के भाव में चला जाएगा, निगेटिव भाव में चला जाएगा। मतलब साइन का मैक्सिमम मान क्या होगा, 1। साइन का मैक्सिमम मान क्या होगा, 1, और मिनिमम मान क्या होगा, और बाकी के सारे मान क्या होंगे, इसके बीच के। मतलब ये तय हुआ, एक समस्या का समाधान आपका ये हो गया कि साइन का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, साइन थीटा बराबर 2, 4 ऑप्शन है, ठीक है। 30 डिग्री 45 डिग्री मानने नहीं है, तो मानने नहीं है, टिक लगा। क्यों? जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक कहाँ करोगे आप। आपको वहां पर दिग्भ्रमित किया गया कि भाई इसकी वैल्यू 2 है, 2 हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो 2 नहीं हो सकता मतलब क्या हुआ, 1 और -1 के बीच में ही क्या करेंगे, साइन थीटा का मान वेरी करेगा। 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, और उसके बीच के एलिमेंट हो सकते हैं। इसको मैं ऐसा लिखूं तो समझ में आएगा, साइन एक्स लेस आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1। मतलब साइन एक्स का मान जो है -1 और 1 के बीच में होता है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उसके बीच के सारे एलिमेंट हो सकते हैं। अब लोग सर ये तो ठीक है, इधर के बारे में क्या कहानी है? इधर भाई आप रखते जाओ 0 डिग्री, क्या आएगा भाई 0, 30 डिग्री 1/2, 60 डिग्री 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, फिर क्या हो जाएगा 90 डिग्री 1 मतलब ये आ जाएगा। अब ये देखो संख्या रेखा में याद रखिएगा भाई ना, संख्या रेखा में ना बहुत सारी चीजें आपको लग रहा है कि 1, -1 और 0 ये तीनों ही एलिमेंट दिख रहे हैं, है ना। मैं कहूंगा अनंत एलिमेंट है। कितने?
आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो पूरा रियल नंबर बोलोगे, आप बोलोगे ना आप लोग कि सर यहाँ तो हम पूरा रियल नंबर रख सकते हैं, आप बोले थे और रख सकते हैं, अभी बोल रहा हूँ ये डोमेन है, इसका आर होगा डोमेन, इसका साइन एक्स का मतलब आर मतलब पूरा का पूरा लिख सकते हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन जो भी एंगल लोगे भाई साइन 1 डिग्री का मान भी होगा, नहीं होगा, साइन 1 डिग्री का मान होगा, 2 डिग्री का मान होगा, साइन 1/2 डिग्री का भी मान होगा, साइन √2 का भी मान होगा, कुछ ना कुछ मान तो होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है अपनी सहूलियत के लिए केवल 4-5 एंगल जो बार बार यूज होता है, बट हर एक नंबर के लिए एक वैल्यू होगा साइन का, याद रखिएगा। अब यहाँ देखो जैसे 0 है 1 है, ये वाले पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ 0.0000000000003। तो बात करो, मैं जहाँ तक आपको समझाना चाह रहा हूँ वहाँ तक पहुँचिए आप लोग। इस 0 के बाद एक एलिमेंट आएगा 0.000000000 और भी बहुत लंबा खींच सकता हूँ मैं, 1000 पे 0 लगाने के बाद लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 1 और -1 ही नहीं है, इसमें अनंत नंबर हैं, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी नंबर लोगे आप, उन सब के लिए अद्वितीय एलिमेंट इसमें मिलते जाएंगे, लेकिन अधिकतम कहाँ तक जाएगा 1 तक, न्यूनतम कहाँ तक जाएगा -1 तक। तब इसका डोमेन क्या हुआ, रेंज क्या हुआ भाई, -1 and 1। इसका रेंज क्या होगा, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी ये है कि मैक्सिमम 1 तक होगा, मिनिमम -1 तक होगा और उसके बीच के सारे एलिमेंट। तो रेंज क्या हुआ इसका, -1 और 1, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में, इससे क्वेश्चन बनेंगे, बनाऊंगा अभी शॉर्टकट, ठीक है, इसको नोट करिएगा। तो साइन एक्स का हुआ, डोमेन क्या हुआ, रेंज क्या हुआ, आप नोट कर लीजिए, ठीक। कॉस में आते हैं, इसमें आते हैं कॉस थीटा में आते हैं। आप लोग सेल्फ स्कोर ले लीजिएगा भाई, है ना, सेल्फ स्कोर। ठीक है भाई, तो साइन एक्स का समझ में आ गया, डोमेन और रेंज समझ में आ गया, अच्छे से लिख लिया आप लोग। डोमेन क्या है आर, रेंज क्या है -1 और 1। -1 और 1 क्यों हुआ समझ में आ गया, क्योंकि हमने देखा कि भाई अधिकतम 1 तक भाग रहा है, न्यूनतम -1 तक भाग रहा है। सेम कंडीशन कॉस के लिए है, नोट कर लीजिए। कॉस एक्स का भी डोमेन क्या होगा, आर होगा, और रेंज क्या होगा, -1 और 1 होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वही होगा -1 और 1, उसका भी वही होता, ध्यान से देखो, कॉस का मान मैक्सिमम 1 तक भागेगा, क्या 1 to -1, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम, ठीक है। इस डब्बे का भी कहानी है, आपको याद होगा, ओपन क्लोज इंटरवल, खुला बंद अंतराल, बंद खुला अंतराल, ये भी बहुत काम का चीज है ना, ठीक है। तो समझिए, इसका मतलब ये है कि 1 भी शामिल है, इसका मतलब अगर ऐसा समझे तो ये 1 -1 है और ये 1, तो 1 -1 सब इंक्लूड है और साथ में एलिमेंट है। अगर यही ऐसा हो जाए तो ये इसके बीच के एलिमेंट होंगे, ये बस नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। तो इसका जो ब्रैकेट का भी ना मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, हैं भूल गए हैं, देखिए भाई, इसको बोलते हैं क्लोज, है ना, क्या बोलते हैं, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट रहेंगे वो क्या होगा, शामिल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में -1 और 1 की बात कर रहे हैं, तो -1 शामिल है, 1 शामिल है, उसके बीच के सारे सदस्य शामिल है। इसका मतलब क्या होगा, -1 और 1, -1 और 1 शामिल नहीं है, लेकिन उसके बीच के सारे एलिमेंट शामिल है। अगर मैं ऐसा कहूँ -1 और 1, इसका मतलब -1 तो शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं, उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पर -1 और ये 1, -1 शामिल नहीं है लेकिन 1 शामिल। अगर इसको उसके हिसाब से बनाए डायग्राम के हिसाब से, तो ये देखो डार्क जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, शामिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बीच के एलिमेंट, यहाँ पे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो -1 और 1, फिर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये शामिल है तो 1 लिखेंगे, ये शामिल -1 लिखेंगे, शामिल नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। इसमें क्या होगा, ये -1 शामिल नहीं है और ये शामिल है तो क्या होगा 1। तो इस प्रकार से ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसका भी बहुत महत्व है मैथमेटिक्स में, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा कुछ दे देगा तो समस्या हो जाएगी, क्या दोनों में कॉमन लिख सकते हैं? ना ना,
क्यों नहीं बोल रहा हूँ आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये चल रहा है या बंद हो गया? ठीक है। हो गया? तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, ठीक है। टेन के बारे में बात करते हैं। टेन का क्या होगा भाई कहानी? देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेन में थोड़ा दिक्कत है ना। ये जो टेन एक्स है वो क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखो अपॉन में जब भी आया मतलब वो 1 किलो का पत्थर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। फंक्शन में बटे में कोई भी चीज दिखा मतलब वो 1 किलो का पत्थर आपके दिमाग में घुसना चाहिए। वो पत्थर है, उसको हटाओ, इसको हटाओ। तो यहाँ पर पत्थर कौन सा है? साइन कॉस एक्स। मतलब हमको एक्स की वह वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए कॉस एक्स क्या हो? 0 हो। आपको वह वैल्यू ढूंढना है जिसके लिए ये जो cos x है वो क्या हो जाए? 0। x का मान जब 90 डिग्री रखोगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, x का मान जैसे ही 90 रखोगे इसमें ना, मैं cos की बात कर रहा हूँ, अरे भूल जाओ टेन में इसको, जैसे ही 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब ये बताओ एंगल जो होता है हजारों एंगल हो सकता है, 90 डिग्री, फिर उसके बाद रिपीट होता नहीं, याद है आपको? 90 के बाद कहीं एक और टच होगा, 180 डिग्री में आएगा तो -1 क्या 180 डिग्री में भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो एक जनरलाइज्ड उसका कहानी बनाना पड़ेगा। तो जनरलाइज्ड क्या है इसका? 2n + 1 × π/2 where n belonging to I। अब लोग सर ये हमको समझ नहीं आया क्या लिख दिया। चलिए मैं समझाता हूँ, एकदम ध्यान से देखो। आई का मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये समझ में आ गया। आई मतलब इंटीजर नंबर। अब 0 रखो बच्चे, यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 रखो क्या मिलेगा? 1 रखो क्या मिलेगा? 2 रखो क्या मिलेगा? अब देखो ये π/2 मतलब 90 डिग्री ना, ये कितना होगा? 3π/2 का मतलब 270 डिग्री ना। ये क्या होगा? 9 × 5 = 450 डिग्री। ऐसे बहुत सीरीज चलेंगे, ऐसे निगेटिव नहीं चलेंगे, ठीक है। मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ वहां तक पहुंचिएगा ना। आप केवल 90 लिख दोगे तो r - 90 वैलिड नहीं है, नहीं लिख सकते ना ऐसा r - 90, क्योंकि 90 के अलावा भी ऐसे हजारों कोण हैं जिसके लिए ये cos x का मान 0 होगा। मैं कहाँ तक पहुंचा रहा हूँ आपको? cos x तक। इसकी वैल्यू 0 कहाँ होगी, मैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने देखा 2n + 1 π/2, अगर एक मैं फार्मूला जनरेट कर दूं 2n + 1 π/2, n की वैल्यू मैं पुट करते जाऊं, जो भी एंगल आते जाएगा उस एंगल को इसमें रख के देखो 0 आते जाएगा, है ना भाई। सारे एलिमेंट के लिए 0 आते जाएंगे। जैसे cos 270 डिग्री कितना हो जाएगा भाई? cos 360 - 90 होगा। जल्दी बोलो, लिख सकता हो ना? 360 - 90 का मतलब क्या हुआ? घर नंबर 4, वहाँ का राजा कौन? cos, पॉजिटिव, चेंज नहीं होगा। दैट मींस cos 90 मतलब 0। यहाँ पे जो भी एंगल आप लोग इस सीरीज में, ठीक है, अरबों खरबों नंबर आएंगे, अरबों खरबों एंगल हो सकते हैं, ठीक। उन सब एंगल के लिए ये जो अगर मैं केवल r - 90 लिख देता हूँ तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन क्या होगा भाई? इसका डोमेन होगा r - 2n + 1 × π/2, ये इसका डोमेन होगा। क्यों हुआ मैं रीजन बताया आपको। मैं केवल -90 बस नहीं कर सकता, -90 टाइप का अरबों खरबों नंबर है जिसके लिए ये जो cos x का मान 0 हो जा रहा है। अब 0 हो जा रहा है मतलब 10x का मान अनडिफाइंड हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है मतलब अनंत हो जा रहा है, मतलब डोमेन क्या होगा? अनंत माइनस रेंज, क्या हो जाएगा? अनंत माइनस। हालांकि उसको लिखेंगे नहीं मतलब क्या होगा?
वो मैक्सिमम अनंत को कहाँ तक लिख पाते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हुआ r माइनस 2n प्लस 1 इंटू 5/2 और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा 10s का, इसको भी हम क्या कहेंगे रेंज इसका हम r ही कहेंगे, ठीक है। रेंज क्या कहेंगे इसका r रियल नंबर, ठीक। यहाँ पे कुछ भी रखते जाओ आप, 10 का मान 1 2 3 4 30 डिग्री में कितना आएगा 1/3 क्या 1/√3 45 डिग्री में 1, कुछ ना कुछ आते जाएगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ एलिमेंट लिखते जाएंगे आप, ठीक है। तो आप देखो 10s का मान साइन बाई कॉस हम कहते हैं, मतलब ये 10s काम करना कब बंद करेगा, जब cos s का मान शून्य होगा। कब cos s का मान शून्य होगा, जब यहाँ 90 लिखेंगे, जब यहाँ 270 लिखेंगे, जब हम 450 लिखेंगे, जब यहाँ पे वो मान आएंगे तो मशीन खड़खड़ आवाज करने लगेगा, तब ये कहेगा भगाओ भगाओ। तो कैसे भगाओ, ऐसे भगाओ r माइनस 2n प्लस 1 इंटू 5/2 वेयर n बिलोंगिंग टू i इज इंटीजर नंबर -1 +1 एंड 0, मतलब नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन और 0 कुछ भी एलिमेंट हम यहाँ पुट कर सकते हैं। पुट करने के साथ साथ हमको ये माइनस इसलिए किया गया, इसमें से इस डब्बे से इसको हटाया गया है। ऐसे तमाम नंबर को इस डब्बे में आप नहीं रख सकते, रख सकते हो क्या तमाम नंबर को, ये नंबर दिख रहे हैं अरबों नंबर को आप उसमें लिख, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा r मिलेगा। तो अनंत और माइनस अनंत किसको दे रहा है, वो मैक्सिमम और मिनिमम की बात का। अगर हम अधिकतम और न्यूनतम की बात करें तो अधिकतम कहाँ तक भाग रहा है अनंत तक, न्यूनतम कहाँ तक भाग रहा है, ठीक है। तो वैल्यू को माइनस क्यों किया गया समझ में आ गया होगा 2n + 1 5/2। मैं आपको केवल ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई अचानक ही कैसे प्रकट हो गया, तो प्रकट कैसे हुआ यही बस आपको वहाँ समझ में आना चाहिए। 2n + 1 कैसे प्रकट हुआ, समझ में आया नहीं आया, सब क्लियर है। जो रेंज है हाँ बोलो क्या क्वेश्चन जो रेंज है वो इंक्लाइंड टू माइनस इंक्लाइंड कर रहे हैं, कर सकते हैं। इंक्लाइंड है उससे पॉजिटिव है तो ठीक है सर, कितने 1 2 3 आपको माइनस अनंत अनंत किसी को जनरली हम r कहते हैं, हां हो ठीक है। माइनस अनंत अनंत कहो या r कहो, मतलब देखिए ना, क्योंकि अब देखो यहाँ पे इसको फर्क पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो टेंजेंट है ये देखो कहाँ गया, ये जो ब्रैकेट है ओपन इंटरवल, ओपन वाला है ना, हाँ कभी भी आप ऐसा लिख ही नहीं सकते, ऐसा लिख ही नहीं सकते आप, ठीक है। इसके बीच के तो समुद्र है नंबर का, ठीक है। तो ऐसा कोई r को मतलब कि ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बताने की बात हो रही है। देखो भाई एक बात थोड़ा समझिएगा, ये 10x है, क्या होता है sin x बाई cos x, मतलब मशीन कब काम करना बंद कर देगा, जब ये नीचे का मान क्या आ जाए शून्य आ जाए। तो हमारा फंक्शन में जो डोमेन निकालने के लिए क्या कहानी बताया था कि उस वैल्यू को, ऐसे तमाम वैल्यू जिसके लिए cos x का मान क्या हो शून्य हो, उसको पहले वाले जो a वाले डब्बे हैं उसमें से गायब कर दो। तो उसको गायब करने के लिए 90 होगा, एक को गायब की 90 को, लेकिन ये चलेगा नहीं क्योंकि वो आएगा कहाँ पर 270 में भी फिर से 0 दे रहा है, 450 में फिर से 0 दे रहा है। सभी एलिमेंट बहुत सारे अनंत नंबर होंगे जिनके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं r-90 r-270 r-450 ये लिखने के बजाय मैं इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में 2n + 1 × 5/2 लिख दिया। तब आप देखो n = 0 रखने पे मिलेगा, 1 रखने के लिए मिलेगा, 2 रखने के लिए मिलेगा, और ऐसे तमाम जितने भी एंगल हैं वो सारे एंगल मिलते जाएंगे। इसलिए r-2n + 1 × 5/2 लिखा। ये आपको डोमेन रेंज इसका r है, या यूं कहें माइनस अनंत और अनंत के बीच का एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे 10x का जो मान होगा वो माइनस इनफिनिटी क्या होगा, जैसा इक्वल टू नहीं होगा यार, ठीक है।
में आया कि नहीं? Yes, sir. अब ये बातें क्लियर हो गया होगा तो मैं अब सीधा सीधा लिखवा देता हूँ। अब क्योंकि अब उसको आप बड़े तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं cosec x की बात करें तो cosec x में जो होगा, जो डोमेन होगा वो क्या होगा? 1/7. r माइनस n पाई, r माइनस n पाई वेयर n बिलोंगिंग टू r। n पाई क्यों हुआ समझ में आ गया होगा, ये इसका डोमेन हुआ और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? इसका जो रेंज होगा r, इसका जो रेंज होगा -1 लेस x लेस n, मतलब ये जो है cosec x। इसका रेंज होगा r माइनस x सच दैट -1 लेस देन x लेस देन 1, मतलब r का मान x का मान इसमें जो माइनस कर रहे हो आप वो -1 को और 1 को छोड़ करके सारे एलिमेंट को आप माइनस करना पड़ेगा इसमें आप, ठीक है। ये डोमेन cosec x का है, वैसे ही tan और cot का है, उसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि सबको बताऊंगा दिक्कत हो जाएगी। sec x का डोमेन हमने sec x का नोट करेंगे। इसका डोमेन जो होगा r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, फिर n बिलोंगिंग टू पाई, जो हुआ डोमेन। इसका जो रेंज होगा वो लिखेंगे r माइनस x सच दैट -1 लेस देन x लेस देन 1, मतलब r में हम उसको उन सभी नंबर को माइनस करना है जो -1 और 1 के बीच में है। याद रखिएगा -1 सामने नहीं है, 1 सामने नहीं है, उसमें हमको वही नंबर को गायब करना है, ठीक है। उसके बाद cot का आता है, cot x का जो डोमेन होगा तो क्या मिलेगा आपको? r माइनस n पाई, और इसका जो रेंज होगा वो होगा r होगा। तो ये साइन cos tan की जो डोमेन और रेंज है वो सब को आपको याद रखना होगा। तो डोमेन रेंज इसका कौन कौन सा है? क्लियर हुआ? तो डोमेन नहीं आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन बनाए थे शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से, तो क्वेश्चन नोट करो जल्दी से फास्ट। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90 डिग्री है, कॉन्सेप्ट नोट करेंगे, इफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ऐसा है तब उस कंडीशन में tan θ1 इंटू tan θ2 की वैल्यू 1 होगी, या cot θ1 और cot θ2 की वैल्यू भी क्या होगी? 1। ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको याद रखिएगा। और इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन अगर देखें, tan 15 डिग्री है ना, tan 15 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड tan क्या होगा? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड tan 90 60-75 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी दो एंगल को जोड़े तो 90 डिग्री रहेगी, कोई भी दो एंगल। तो आप चेक करें, कोई भी दो एंगल, मतलब यहाँ देखो ये 15 और 75 और 90, ठीक है, समझना। इसको 1 लिख सकते हो क्या? इस नियम के तहत 15 75 1 होगा, ओके। 30 और 60 क्या होगा जी? 90 होगा, इसलिए 1 होगा। तो मल्टीपल फॉर्म इस रूल को देखा ध्यान से। फिर 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? रिजल्ट क्या देगा? है ना आसान? 2 सेकंड में क्वेश्चन बनने लायक है, ठीक है।
हो जाएगा। यही कॉट में हो तो क्या करेंगे, सेम, ठीक है, कॉट में हो तो क्या होगा, सेम, ठीक। एक क्वेश्चन है tan 5 थीटा into tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1, नोट करेंगे। क्वेश्चन है tan 5 थीटा tan क्या होगा 4 थीटा इज इक्वल टू 1, then find the value of tan 9 थीटा। tan 9 थीटा का मान ज्ञात करें। ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे भाई, ठीक है। इस रूल को याद रखिए, इसी रूल से खेलना है आपको, मुझे रूल है उससे खेलना है, ध्यान देना। tan 5 थीटा tan 4 थीटा की वैल्यू 1 है, मतलब एक रिजल्ट क्या देना है, रिजल्ट ये देना है कि 5 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90, रिजल्ट है। इसको देखो ना जी, इसको देखो, अभी ऐसा दिया हुआ है, ध्यान देना, अभी ऐसा दिया हुआ है, तो ऐसा इसी का अर्थ होता है ना, उल्टा देखो बनाने का मतलब इसका मतलब ये कि उन दोनों का एंगल का योग 90 डिग्री होगा। ओके, 90 डिग्री हो रहा है मतलब क्या होगा, 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 10। अब थीटा की वैल्यू 10 है, इसका मतलब क्या होगा, आपको क्या निकालना भाई, 9 थीटा। दैट मींस 10 9 थीटा इज इक्वल टू 10 कितना होगा, 90 डिग्री। और 10 90 का मान क्या होगा, अनंत होता है, इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो अनंत इसका आंसर आएगा। और कभी का बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, आपको नहीं आया लग रहा, आ गया आपको आया, मतलब कहीं बच्चे थोड़ा था उनको समझ नहीं आ रहा है, आ जाता है वैल्यूएशन। देखो भाई एकदम ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, क्या नाम आपका, मनीष, मेरे भाई इधर ध्यान दो, मेरे सुख के साथी इधर देखो। थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90, मतलब दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री मिल रहा है। तब क्या हो सकता है, tan थीटा 1 tan थीटा 2 का मान 1 होगा, cot थीटा 1 cot थीटा 2 का मान 1 होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देख बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan 5 थीटा tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1, क्या कर रहे हैं बोलो, दोनों का गुणा कर रहे हैं 1 मिल रहा है, दोनों का गुणा कर रहे हैं 1 मिल रहा है, दोनों का गुणा कर रहे हैं 1 मिल रहा है, मतलब दोनों का एंगल का योग कितना होगा, कितना होगा जी। इसके तहत जोड़ो, थीटा का मान कितना आया, कितना आया, यहाँ पे अब कुछ भी पूछ सकता है, tan 9 थीटा का मान पूछा इसने, तो tan 90 का मान अंत होगा। यहाँ पे 90 थीटा बोल सकता है, tan कुछ भी ले सकता है, या कह सकता है sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान को आंसर लाओ। बात समझेंगे, यहाँ पे पूछने के लिए स्वतंत्र है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूछे, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ भी पूछ सकता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन उस जो पूछेगा उसमें थीटा क्या रहेगा, रहेगा उसमें, क्योंकि थीटा की वैल्यू पुट करके आंसर आओगे ना। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में अब इसको आप बनाने का प्रयास करोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। नहीं सर, अभी मैं सीधा यहीं से वहाँ जाऊँगा, नहीं, हाँ बताइए। अच्छा, हाँ हाँ, मैं पता नहीं सर, मैं पूछ रहा था। अच्छा, वो आई कैसे सर, वो तो लेके आया था उसको, अरे नहीं सर, मैंने कहा था। समझ में आया जी, नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब इसमें ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बनाने हैं आपको, ठीक है। बहुत सारे खुद से क्वेश्चन जनरेट करिए, बनाइए। हाँ हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन को जल्दी से आप बनाओ, फास्ट tan a माइनस बी, लिखो जल्दी से क्वेश्चन, tan ब्रैकेट में a माइनस बी, tan a माइनस बी इंटू tan a प्लस बी की वैल्यू यदि 1 है तब आप वैल्यू फाइंड आउट करें। हाँ, 2a अपॉन
3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये आपको फाइंड आउट करना है। कॉन्सेप्ट यही यूज होना है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन बनाते जाइए। 10:30 क्या होता है मान उसका आंसर वही। ठीक है, 10:30 आ गई मतलब 1/√2। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, हमने जो भी बहुत सारी चीजें पढ़ा है इसको सॉल्व करने के लिए जाए तो बहुत लंबा चला जाए, बट क्या किया हमने एक छोटा सा ट्रिक। ये ट्रिक नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ये मान 90 डिग्री होता है तब ये होता है, हमने कहीं ना कहीं सिद्ध किया होगा क्वेश्चन में, बुक में कहीं ना कहीं प्रूफ होगा कि अगर दो कोण अगर 90 डिग्री का है तब ये मान होता है ना, सिद्ध करें ऐसा करके आता है ना एग्जाम। तो सिद्ध वाले जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक का कुछ खास वो नहीं है। ट्रिक कहाँ से आता है, जो रिजल्ट हमने किया रहता है, जो रिजल्ट बहुत मान लो 2 पेज का आंसर है, उसके सीधे रिजल्ट को हम लोग ले लेते हैं, भाई ऐसा है तो ऐसा होगा। तो उस रिजल्ट को हमने ले लिया, उस रिजल्ट के आधार पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। 5 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा। कितना सेकंड? 5 सेकंड। ये तो छोटा सा नज़ारा है, इससे बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक है, बट शॉर्टकट ट्रिक जब भी मैं आपको बताऊं तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन। पहले तो इसको एकदम कलर्ड, ठीक है, कहानी बनाना, लाल वाल एकदम लाल रंग से हिंदी हिंदी सब उसको होम टूर देना उसको। ठीक है, क्योंकि ये सब नैया पार करने वाले टेक्निक है, वो याद रहे। उसके बाद 10 क्वेश्चन, फिर टेक्निक, फिर 10 क्वेश्चन, फिर टेक्निक, फिर 10 क्वेश्चन। उससे होगा क्या कि जब भी रिवाइज करोगे तो आपका काम आएगा। ठीक है, हाँ। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना है। मेरे ख्याल से कल से हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। आप लोग सेल्फ स्कोरर ले लीजिएगा। सेल्फ स्कोरर पुराने हो तो भी चल जाएंगे, कोई भी पुराने पॉपुलर या कहीं पे जाकर के आप ले सकते हैं। सेल्फ स्कोरर याद है, सेल्फ स्कोरर ये है, यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल, यस। ठीक है, यूनिवर्सल आप ले लीजिएगा। हाँ, तो उसमें आप लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन, लास्ट टाइम जितने क्वेश्चन उसी से आए। ठीक है, और बहुत कठिन वाली बात नहीं है। तो आप सब ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ अभी वीडियो भी चल रहा है, तो भाई जो वीडियो देख रहे हैं आ जाओ, यहाँ मजीरा बजाया जा रहा है। ठीक है, व्याख्याता वर्किंग क्लासेस हैं और गांधी चौक नामदेव कोचिंग क्लासेस में मैं योगेश पांडे सर हूँ, और आप सब आइए, आमंत्रित हैं। 10 दिन का डेमो क्लासेस है, और 10 दिन डेमो क्लासेस में आप आके बैठे, समझें क्या है, कैसा क्या कहानी चल रहा है। और आप सबको मैं जितने भी मैथ्स वाले प्राणी हैं जो बीएड किए हुए हैं, एमएससी में मैथ्स किए और बीएड किए हैं, वो सभी प्राणियों को मैं आमंत्रित करता हूँ गांधी चौक अमन कॉम्प्लेक्स नामदेव कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। बंद करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।